रायपुर का वातावरण कितना शुद्ध है, क्या रहने लायक हम लोग अच्छी जगह पर हैं? 40% बचा है रहने लायक। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीली चीजों को निकालने वाला स्रोत है कोयला जलाना। आज की तारीख में 60 मिलियन टन कोयला जल रहा है। इसको कहते हैं नॉर्मल, नहीं कहते, इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल है। बलौदा बाजार में बहुत बड़ी तादाद में सीमेंट प्लांट्स हैं। खंड वर्षा होना, यहाँ हो रहा, शंकर नगर में नहीं हो रहा। हाँ, बहुत ज्यादा अगर हो गया तो क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की घटना कहते हैं। आम आदमी के जीवन में सीधे कैसा असर डाल रहे हैं? तो बारिश को प्रभावित कर रहे हैं, आपने बताया। इसका सीधा असर एक तो पानी नहीं मिल रहा है, दूसरा फसलों पे पड़ा है। मैं खुद अपने आंख देखता हूँ, 5 बजे वॉकिंग में एक जेट कचरा धीरे से आग लगा के चले जा रहे हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर एथेनॉल की फैक्ट्रीज आ रहे हैं। कोई गन्ना से बनाना चाहता है, कोई चावल से बनाना चाहता है। प्रोडक्शन में जो पानी लग रहा है, हाँ, वो स्थिति छत्तीसगढ़ के लिए सही नहीं है। और एक बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन जिंदा तो है, लेकिन वो उसके लंग्स जो है वल्नरेबल हो गए। टाइम बम लगा हुआ है। हाँ, ऐसी गरीब महिलाएं बहुत ज्यादा टीबी या ब्रोंकाइटिस या लंग्स की डिजीज से ग्रसित थी। 2 बड़ी घटनाओं में से केदारनाथ की घटना हुई थी, बहुत लोग मारे गए। अगर गुजरात में बिजली की जरूरत है तो गुजरात वाले पावर प्लांट डालें। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सब यही फैक्ट्री डाल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। रॉयल्टी दो ना हमारे छत्तीसगढ़ियों को। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुमने सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते, सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा, तकर सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तले दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरे साथ डॉक्टर शम्स परवेज हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, यूएस के फुल ब्राइट फेलो हैं और छत्तीसगढ़ में 2011 से मैं सर को जानता हूं। और जब भी मेरे मन में रसायन को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, पर्यावरणीय चिंता को लेकर कोई बातचीत होती है तो मैं डॉक्टर शम्स परवेज को फ़ोन लगा लेता हूं। आज मेरी इच्छा हुई कि जिनके जरिए मैं चीज़ों को जानने की कोशिश करता हूं, सीधे सीधे दर्शकों को उनसे मुखातिब कराया जाए, ताकि दर्शक समझ पाएँ कि क्या मायने हैं पॉल्यूशन के, कार्बन के, रायपुर का वातावरण कितना शुद्ध है, क्या रहने लायक हम लोग अच्छी जगह पर हैं, और किस तरह की फैक्ट्रियां छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, किस तरह की फैक्ट्रियां किस तरह का पॉल्यूशन पैदा कर रही हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए मैं आज सर के पास पहुंचा हूं। तो कोशिश करेंगे कि आपके और हमारे मन में जो जिज्ञासाएँ हैं वो शांत हो पाएँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है सीजी बॉक्स में आपका। थैंक यू। मैं तो काफ़ी समय से आ रहा हूँ सर, तो मैंने कहा दर्शकों को भी जानना चाहिए कि उनके आसपास क्या हो रहा है। सबसे पहले ये सर कि रायपुर कितना रहने लायक है वायु प्रदूषण के लिहाज से? वायु प्रदूषण के लिहाज से रायपुर, अगर 20 साल का जब राज्य बना और आज जो रायपुर 2026 में है, अगर उससे कंपेयर करें तो रायपुर अब तकरीबन उसके मुकाबले में 40% बचा है रहने लायक। और उसकी वजह 2 वजह है कि राज्य 2000 में बना था। उस वक़्त जो यहाँ पे जो प्रदूषण की मात्रा थी वो करीब 60 से 70 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM 2.5 हुआ करता था। आज करीब 150 माइक्रोग्राम, 120 से 150, उससे ज़्यादा भी ऑन एन एवरेज वो रायपुर दुर्ग भिलाई रीजन में प्रदूषण की मात्रा है। दूसरी चीज़ ये कि इन 26 सालों में एक तरफ प्रदूषण की मात्रा तो बढ़ी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, विकट परिस्थिति, वो है कार्बन की। क्योंकि हमारे यहाँ पे नई राजधानी, नया स्टेट बनने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज़ आना चालू हुई रायपुर में। और रायपुर और दुर्ग भिलाई में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा भिलाई स्टील प्लांट मौजूद था और उसकी वजह से बहुत सी एंसिलरी उद्योग मौजूद थे वहाँ पे। लेकिन राजधानी रायपुर बनी तो यहाँ का उरला, सिलतरा एरिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे कास्टिंग आयरन इंडस्ट्रीज़, रोलिंग मिल्स, स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्रीज़, पावर प्लांट्स, छोटे छोटे कैप्टिव पावर प्लांट्स बहुत बड़ी तादाद में आए, सीमेंट प्लांट्स बने। इसके जो परिधि के बाहरी एरिया में, बलौदा बाज़ार में बहुत बड़ी तादाद में सीमेंट प्लांट्स आए। इन सब जगह पे तकरीबन आज की तारीख में 60 मिलियन टन कोयला जल रहा है। जब राज्य हमारा नया बना था तब यहाँ पे 6 से 8 मिलियन टन कोयला जला करता था। आज 60 मिलियन टन, मतलब करीब 10 गुना ज़्यादा कोयले की खपत हो गई। तीसरी चीज़ कि इस ज़माने में, इस 20 साल के डिफरेंस आने के बाद
जो छत्तीसगढ़ जैसे एक भोले भाले प्रदेश में है, जो कोयला आ रहा है वो बहुत ही लो ग्रेडेड कोयला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, लोग उतना समझते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर कंटेंट का कोयला आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, जो शायद देश में किसी भी शहर के वायुमंडल में नहीं है। 60% जो डस्ट एयर में है उसका 60% सिर्फ कार्बन है। इसको आसान भाषा में समझाना चाहें, 1 मीटर क्यूबिक अगर कह रहे हैं, मतलब 1 मीटर चौड़ाई का एक डिब्बा बना लेते हैं, 1 घन मीटर वायुमंडल। हाँ, 1 घन मीटर का वायुमंडल बना लेते हैं, तो उसके भीतर कितना % आप बता रहे हैं कार्बन की मात्रा होगी? 1 घन मीटर वायुमंडल में 60% जो जितनी भी डस्ट है, हाँ। अगर 100 माइक्रोग्राम डस्ट है, 120 माइक्रोग्राम डस्ट है, उस 100 में से 60 माइक्रोग्राम सिर्फ कार्बन है। मतलब हम इनहेल कर रहे हैं कार्बन? हाँ, वो हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन जा रहा है, और वो कार्बन हमको 2 तरफा मार दे रहा है। जो जितने भी शोध आ रहे हैं सामने में, हम लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सारे शोध किए हैं, और जितने और भी शोध हो रहे हैं, कार्बन 2 तरफा मार दे रहा है। एक तो वो क्लाइमेट में मार दे रहा है, कैसी मार पड़ रही वहाँ से कि कार्बन 2 तरह का कार्बन हमारे यहाँ पे, एक ऑर्गेनिक कार्बन है और एक ब्लैक कार्बन है। इसको मैं सामान्य भाषा में समझाऊं कि अगर आप कचड़े में आग लगा दें तो एक धुआं, सफ़ेद रंग का हल्का ब्राउन कलर का जो धुआं उठता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन या ब्राउन कार्बन कहते हैं। और एक फैक्ट्री में जो काले रंग का धुआं आपको निकलते हुए दिखता है चार के साथ, उसको हम लोग ब्लैक कार्बन कहते हैं या एलिमेंटल कार्बन कहते हैं। ये दोनों कार्बन की अलग अलग प्रकृति है। जो फैक्ट्रियों से कार्बन निकल रहा है जिसको ब्लैक कार्बन कहते हैं, वो ब्लैक कार्बन क्या करता है, सूरज की रोशनी को अवशोषित कर लेता है, साथ में अपने चारों तरफ की भी जो गर्मी है उसको खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, और ख़ुद बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन चारों तरफ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कूलिंग, बिल्कुल ठंडे आइलैंड हमारे ऊपर में करीब 1200 मीटर की हाइट में बना देते, 1200 से 1500 मीटर की हाइट में बड़े बड़े कूलिंग आइलैंड बन जाते हैं। और दूसरी तरफ जो ब्राउन कार्बन, जिसको ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, जो हम कचरा जलाने से या गाड़ियाँ हमारी पुरानी हो गई से जो धुआं निकल रहा है, या जो फैक्ट्रियों में मैंने बताया आपको कि कोयला बहुत लो ग्रेडेड आ रहा है, फैक्ट्री की फर्नेसेस आउटडेटेड है हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से जो वहाँ पूर्ण दहन नहीं हो रहा है फ्यूल का, उसकी वजह से जो धुआं पहुँच रहा है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बड़ी मात्रा में पहुँच रहा है। और ये ऑर्गेनिक कार्बन क्या कर रहा है कि ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके गर्म होता है, और गर्म होने के बाद अपनी गर्मी को फैला देता है, ठीक उसका उल्टा ब्लैक कार्बन की जगह। इसकी वजह से बड़े बड़े हीटिंग आइलैंड बन रहे हैं। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के शहरी वायुमंडल में आप अगर आसमान की तरफ जाएंगे 1200 से 1500 मीटर की हाइट पे, तो बड़े बड़े हीटिंग आइलैंड हैं, फिर कूलिंग आइलैंड, फिर हीटिंग आइलैंड, फिर कूलिंग आइलैंड। तो अब जो नमी अभी जैसे अब आने वाला है, दंतेवाड़ा में आ गया मानसून, तो हमारे यहाँ अगर लोग आम आदमी देखेगा, टीवी में भी मैप दिखाता है, मानसून घुसता है केरला से और अरब सागर की तरफ से, और घुसते हुए क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी को फिर ऐसे वापस एस शेप बनाता है, ऐसे घुसा और ऐसे मुड़ के फिर ऐसे मुड़ता है, छत्तीसगढ़ के ऊपर से मुड़ते हुए मध्य प्रदेश के, फिर दिल्ली के पास से मुड़ते हुए सीधा फिर वापस ऐसे एस के शेप में मुड़ता है, और वो पहुंचता है उत्तराखंड, और उसके बाद हिमालय पर्वत की तरफ जाता है। ये हमारे यहाँ पैटर्न है बिल्कुल, जो हमेशा से चला आ रहा है। तो नमी जब हमारे यहाँ बारिश की चालू होती है, तो पहली बारिश में हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी की नमी आती है, आगे चल के फिर जब मौसम छा जाता है मानसून, फिर अरब सागर से भी नमी आती है। अब जब नमी आती है, नमी से बारिश होने का जो नेचर का, प्रकृति का तरीका वो ये है कि नमी से ऊपर में 1200 से 1500 मीटर की हाइट में एक सामान्य टेम्परेचर -4 से -10, -15 डिग्री रहता है, जहाँ पे ठंडक मिलने की वजह से जो नमी होती है वो बूंद में परिवर्तित होती है। इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होना, इसका नाम है, जिससे कि ऑप्टिमम बूंद बनती है और उससे बारिश होती है, और बारिश वो उपयोगी बारिश होती है, इस चारों तरफ यूनिफॉर्म बारिश होती है। आप देखेंगे जिसके लिए झड़ी लगना बोलते हैं, कि रायपुर में भी हो रही है, तो धमतरी में भी हो रही है, तो बेमित्रा में भी हो रही है, सब जगह एक साथ बारिश हो रही है, और उसमें किसान भी खुश होते हैं, सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उपयोगी बारिश है। दूसरी बारिश जिसको कहते हैं कि खंड वर्षा होना, यहाँ हो रहा, शंकर नगर में नहीं हो रहा। हाँ, कि आप रविशंकर यूनिवर्सिटी में बारिश हो रही है और आश्रम पहुंचे तो वहाँ सूखा हुआ है। तो ये जो बारिश होती है, ये होती है बेसिकली, ये जो हीटिंग आइलैंड और कूलिंग आइलैंड बन जाते हैं।
तो इस 20 साल में हमारे शहरी वायुमंडल में रायपुर, दुर्ग, भिलाई में या और भी रायगढ़, जांजगीर, चांपा, कोरबा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग एंड कूलिंग आइलैंड बन गए। अब जब नमी आ रही है और उसका जो नेचर ने जो उसको बूंद बनाना है, अचानक से उसको बहुत ज़्यादा गर्म एक क्षेत्र से गुजरना पड़ रहा है हवा में, 1200 से 1500 मीटर की हाइट में। जब वो गर्मी से गुजर रहा है तो बूंद बनने की प्रक्रिया क्या होती है, हिल जाती है, पलटर हो जाती है, जिससे क्या होता है, बूंद का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है और उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती। और उसके बाद फिर अचानक आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही क्रॉस किया, रविशंकर विश्वविद्यालय के ऊपर वो नमी पहुंची, वहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा कूलिंग आइलैंड का क्षेत्र मिलता है। और वो कूलिंग आइलैंड एलिमेंटल ब्लैक कार्बन की वजह से क्रिएट कूलिंग आइलैंड बना होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो टेम्परेचर को -10 से और ज़्यादा नीचे -20 तक ले आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इतना तेज़ पर्टर्बेशन होता है कि अचानक से बहुत बड़ी बड़ी बूंदें बनती हैं और पूरी की पूरी नमी जो पहले बरस जानी चाहिए थी वो एक साथ वहाँ बरसती, जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की घटना कहते हैं। और इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि पिछले, इसलिए अगर कोरोना पीरियड को आप अलग कर दें 2020 से, उससे पहले लगातार यही हो रहा था कि हमारे खंड वर्षा बहुत हो रही थी। लेकिन जैसे ही कोरोना का पीरियड लगा तो हमारे यहाँ पे पूरी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बिल्कुल उसको लो इसमें ले गए, गाड़ियाँ पूरी बंद हो गई, जितनी रोड में गाड़ियाँ थी। और उसका फ़ायदा, एक ही फ़ायदा दिखाई दिया, बाकी तो सब घाटे थे, बहुत मौतें हुई हैं। लेकिन सब ने इस बात का आम आदमी विटनेस हुआ कि उन सालों में ज़बरदस्त बारिश हुई है अपने छत्तीसगढ़ में। और नॉर्मल और झड़ी लगने के एपिसोड 3-3, 4-4 हुए हैं, जो 2020 में घट के एक या 2-1.5 रह जाते थे। जबकि 2000 जब छत्तीसगढ़ बना था तब ऐसी 6-6, 7-7 झड़ी लगने की घटना पूरे कालखंड में, मानसून के कालखंड में अप टू सितंबर तक हुआ करता था। बीच में एक दौर आया था सर, जब छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल लोगों ने, अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, सब ने ये मिलकर तय किया था कि कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को अब डिमोटिवेट करना चाहिए। यानी कि कोयला आधारित जो उद्योग हैं बहुत लग चुके हैं, जितनी ऊर्जा चाहिए उतना पर्याप्त है, जितना लोहा चाहिए जितना निर्यात कर रहे हैं पर्याप्त है। फिर से एक बार कोर सेक्टर के उद्योग आने शुरू हुए हैं। तो ये जानना चाहता हूँ सर कि जो रोलिंग मिल है, स्पंज आयरन फैक्ट्रीज़ हैं, ये आम आदमी के जीवन में सीधे कैसा असर डाल रहे हैं? तो बारिश को प्रभावित कर रहे हैं, आपने बताया। हाँ। उनके शरीर में क्या असर पड़ेगा इसका? दूसरा उनके, मैं वही बता रहा था। अब एक तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज, दूसरा क्या कर रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ये अगर जो छोटे बच्चे आपके पढ़ते होंगे, आम आदमी जानता है, जो बीएससी कम से कम या 12वीं पढ़ा है साइंस में, तो ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, उसमें बॉन्ड होते हैं, कोई भी, जैसे बेंजीन है, बॉन्ड होते हैं। तो जैसी सूरज की रोशनी अवशोषित करने की ताकत होती है, ऐसी इसमें कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नमी को अवशोषित कर लेते हैं। अब नमी को अवशोषित करने से क्या होता है, हवा में नमी की मात्रा कम हो जा रही है। अब जैसी हवा में नमी की मात्रा बहुत कम हो गई, जैसे इस साल गर्मी में नमी की मात्रा अभी बारिश होने से पहले करीब 12 से 15% तक उतर गई थी। जो 2000 की बात करूँ तो उस ज़माने में नमी की मात्रा गर्मी में भी 25-30% से कम नहीं होती थी। ये बहुत मायने रखता है कि 12-15-10% गिर गई। अब इस 10% नमी गिरने में क्या होता है, वैक्यूम बन जाता है। जब वैक्यूम बनता है तो ज़मीन से पानी का वाष्पन बहुत बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ज़मीन में ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला गया। अब ग्राउंड वाटर टेबल चलने का, नीचे जाने का रीज़न तो एक सर्वसिद्ध है कि जब राज्य बना था यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल तकरीबन 200 से 250 मीटर में मिल जाता था, आज 500 मीटर पे मिल रहा है, जब भूजल स्तर जो आ गया है। इसका सीधा असर एक तो पानी नहीं मिल रहा है, दूसरा फसलों में पड़ा है कि 1 एकड़ की खेत में सन 2000 में अगर एक आदमी अच्छी क्वालिटी का चावल अगर वो 20 बोरे पैदा कर रहा है, आज उसको 20 बोरा नहीं पैदा कर पा रहा है। आज अगर वैसी स्थिति में लगाए तो 10 से 12 बोरे हो रहे हैं। अब उसको बढ़ाने के लिए कि मेरे को पैसा कमाना है तो बेतहाशा उसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उससे कीमत भी बढ़ गई, लागत भी बढ़ गई। इधर वो जो दाना आ रहा है उसमें भयंकर पेस्टिसाइड कंटेंट है, जिसकी वजह से लोग, पब्लिक खुद दौड़ दौड़ के, जो समझदार हैं वो ऑर्गेनिक गेहूँ खरीद रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियाँ खरीद रहे हैं। एक ये उसका घाटा हो रहा है। दूसरा घाटा हो रहा है कि ऑर्गेनिक कार्बन वायुमंडल में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसी स्थिति हमारे यहाँ की है, तो ऑर्गेनिक कार्बन एक तरह से, मैं एक सामान्य भाषा में बोलूँ तो फूड सोर्स का काम करता है
3 चीज़ों के लिए, एलर्जन के लिए, बैक्टीरिया के लिए और वायरस के लिए। अब आप देखें कि हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ी से एलर्जन, वायरस और बैक्टीरिया बढ़े। जब कोरोना काल था तब मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ, शोध पत्र अमेरिकन साइंटिस्ट लोग के साथ मिलके हम लोगों ने पब्लिश किया कि जब कोरोना भयानक पीक पे था उस वक्त में, चूंकि हमारे पास तो डेटा नहीं थे इंडिया के, अमेरिका के पूरे डेटा मौजूद थे, तो हम लोगों ने अमेरिका के डेटा को लेकर के एक नई फाइंडिंग पाई कि कोरोना अगर कोई ग्रसित आदमी है वो उसकी वजह से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें यह था कि जो हवा में डस्ट है, PM 2.5 है, वो कोरोना वायरस के कैरियर का काम करता है। तो अमेरिका में शहरी वायुमंडल में PM 2.5 6 से 8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। हमारे यहाँ पे उस वक्त कोरोना के टाइम में करीब 50 से 60 माइक्रोग्राम था, क्योंकि फैक्ट्रियाँ सब बंद थी। तो हमने ये जो फाइंडिंग पाई कि 1 माइक्रोग्राम भी अगर पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता है तो एक आदमी अगर 8 लोगों को या 5 लोगों को वो कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, तो अब जो है वो कम से कम 8 से 9 लोगों को संक्रमित करेगा। मतलब करीब करीब उससे आधा गुना और बढ़ जाएगा। मतलब 5 है तो 7.5 8 लोगों को संक्रमित करेगा। तो ये संक्रमण का भी संक्रमण को लेके भी चलता है कि अगर क्लियर इन्वायरमेंट है तो बैक्टीरिया का उतना असर बहुत बड़ा नहीं फैलेगा, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। वायरस का अगर बहुत दूर तक नहीं फैलेगा, प्लस एलर्जन पैदा नहीं होंगे। लेकिन ये पोल्यूशन बढ़ने की वजह से, कार्बन की वजह से हमारे इस छत्तीसगढ़ में इतनी ज़्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा एलर्जिक इफेक्ट हो रहा है कि आज अगर आप जाके किसी भी डॉक्टर से, अपने एक आम आदमी भी, आपके दर्शक भी अपने डॉक्टरों से मिलें और उनसे पूछें कि आजकल एलर्जी की दवाई का कंजम्पशन, सिट्राजीन खा रहा है आदमी, लीवोसिट्राजीन खा रहा है, नई आ रही है मार्केट में। सबसे ज़्यादा मार्केट इस वक्त से एलर्जी की दवाई का है, चाहे वो स्किन की डिजीज़ हो, चाहे गले की डिजीज़ हो। ये एलर्जन जो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कार्बन से आ रहे हैं, और इसकी वजह से मौतें भी हो रही बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ है सर कि ये जो पॉल्यूशन है, जो कार्बन कंटेंट है, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि मान लीजिए मैं किसी अच्छे वातावरण वाले इलाके में हूँ जहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे हैं, आँख ऐसे आमतौर पर रिवर्स लेते हैं हम लोग, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। लेकिन जैसे सिलतरा क्षेत्र में कभी रिपोर्टिंग पर है, उरला क्षेत्र में रिपोर्टिंग पर है, जहाँ पर काला धुआं उड़ता है, वहाँ आप उंगली से आँख रगड़ लीजिए, पूरे आँख के भीतर जलन शुरू हो जाती है। हाँ, वो इसलिए होती है कि बेसिकली जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ जो कोयला जलता है, कोयला सिर्फ कार्बन कण ही नहीं निकालता। कोयला जलना दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीली चीज़ों को निकालने वाला स्रोत है। कोयला जलाना 32 प्रकार की जहरीली धातुएं सिर्फ कोयला जलने से निकलती हैं। ठीक है, सिर्फ ये धातुओं के अलावा नहीं, जहरीली गैसें भी निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, कई प्रकार के वाष्पन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, जैसे VOCs कहते हैं, जैसे गाड़ियों के धुएं से भी निकलते हैं। तो ये जो मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, ये इरिटेशन पैदा करते हैं, आँख में, गले में इरिटेशन पैदा करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे या सड़कों में आप देखेंगे, सड़क के किनारे में अगर बड़ी बड़े पेड़ लगे हुए हैं, अगर बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण है, तो वृक्ष क्या करता है, एक तो उस डस्ट को ट्रैप करता है, पत्तियों में रोक लेता है, पत्तियाँ। दूसरा, एक स्वस्थ जो वृक्ष है वो 230 लीटर ऑन एन एवरेज ऑक्सीजन निकालता है। तो जब ऑक्सीजन निकलती तो डाइल्यूशन होता है। इसलिए मैं हमेशा, कई बार मैंने मीडिया में भी कहा कि लोगों को चाहिए, जो लोग एयर कंडीशन कारों में चलते हैं, वो कम से कम रायपुर दुर्ग भिलाई के तो लोग ज़रूर पक्का वो अपनी कार को हर 10 मिनट बाद ग्लास को खोलें, ताकि बाहर से ऑक्सीजन का डाइल्यूशन हो। तो जब ऑक्सीजन का डाइल्यूशन होता है तो ये जो जलन की मात्रा आपकी थोड़ा कम होती है वहाँ पे। अभी एक नई चिंता सता रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ये पेट्रोल में मिलाने वाला एथेनॉल का देश में बड़ी चर्चा है, इसको बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी लगता है। हाँ, तो राज्य में बड़े पैमाने पर एथेनॉल की फैक्ट्रीज आ रहे हैं, कोई गन्ना से बनाना चाहता है, कोई चावल से बनाना चाहता है। देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना, वो तो मैं ज़्यादा उसके बारे में जानता नहीं कि वो क्या कितना इंजन के लिए सक्सेसफुल होगा, उस फील्ड के इंजीनियर्स बताएंगे।
लेकिन इथेनॉल बनाने में जो प्रोडक्शन में जो पानी लग रहा है, हाँ, वो स्थिति छत्तीसगढ़ के लिए सही नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का, मैंने कहा ना, देखिए छत्तीसगढ़ को किस अंदाज में आप आंकिए, छत्तीसगढ़ की जो यहाँ के लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ी है जिनको बोलते हैं हम, इनके साथ बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से, शेष भारत से मामला बहुत अलग है। यहाँ की 10% तो डेटा है, अब वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के वायुमंडल में मैंने पहले ही बता दिया 60% तक कार्बन मौजूद है। तो दूसरी ये विकट स्थिति हो गई। इन दो स्थितियों में, जिसकी वजह से कार्बन जो पानी का वाष्पन भी कर रहा, मैंने अभी बताया सब चीज़ें, ऐसी स्थिति में ऐसे उद्योग लगाना जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, वो छत्तीसगढ़ में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वही बात मैं दोहराऊंगा जो आज से 2018, 17, 18 में मैं बार बार कह रहा था, 16, 17, 18 के दौरान, कि कि मुझको कहा गया कई बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कि देश की ज़रूरत है, बिजली की आवश्यकता की पूर्ति करना है, हमको देश के हित की बात सोचना है। ये बहुत आसान डाले के कह देना। तो मैंने कहा बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ियों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ की कीमत ना हुई। क्योंकि उस वक्त ये बात हुई थी कि 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, जो नए नए MOU हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ को ज़रूरत थी उस ज़माने में 3500 मेगावाट बिजली की। आज 7-8 हज़ार, 10,000 मेगावाट की आज ज़रूरत है। 47,000 मेगावाट जाएगी छत्तीसगढ़ के बाहर के अन्य राज्यों में। तो मेरा ये कहना था कि आप जो है ना, अगर गुजरात में बिजली की ज़रूरत है तो गुजरात वाले पावर प्लांट डालें। कोयला यहाँ है ना, आप कोयला वैगन में भर के लेके जाओ, आप डालो वहाँ पे, अपना चलाओ। मतलब पूरे देश भर में बिजली पहुँचे, वहाँ के प्लांट चले, वहाँ के लोग आराम से सोए और छत्तीसगढ़िया खसता रहे। ये मंजूर नहीं है मेरे को। क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि चाय में मक्खी है, तुमको नहीं दिख रही है, मेरे को दिख रही है, तो मैं तो चिल्लाऊंगा कि आप यहाँ पे मत डालिए। तो मुझसे फिर ये कहा गया कि वो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों में वैगन में कोयला लेके जाना कॉस्टली पड़ जाएगा। मैंने कहा कि आप 5वीं के बच्चे से पूछ लीजिए कि स्टोर्ड एनर्जी को ले जाना आसान सस्ता पड़ता है कि ओपन एनर्जी को। आप बना रहे हैं यहाँ पे बिजली और भेज रहे गोवा, दमन, दीव, और वायर में जा रही, वायर में 40 to 50% एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो आप स्टोर्ड एनर्जी जो कि कोयले के फॉर्म में, आप उसको लेके जाओ। और अगर तब भी महंगा पड़ रहा है तो हम इस कंडीशन में तैयार नहीं है कि वो धुआं हम फाके उठा के। तो मैं थैंक्स बोलता हूँ उस वक्त के पॉलिटिकल सिस्टम को कि धीरे धीरे करके हुकूमतें आई गई, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन वो MOUs ज़मीन धरातल पे नहीं हो पाए। और ये बहुत बड़ा उसका मतलब अच्छा फैसला रहा, जिनका भी फैसला रहा। लेकिन कोरोना आने के बाद से अब जो ज़माना है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस ज़माने को एक नया वर्ड दे रहे हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। इसको कहते हैं नॉर्मल, नहीं कहते, इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल का मतलब ये होता है कि हम सब ने कोरोना वायरस को इनहेल किया है। किसी का लक्षण आ गए जिसकी वजह से बीमार हुआ, एडमिट हो, या कोई चल बसा, लेकिन टीका लगाने के बाद तो आप फेज पहुंच गए, आपके बॉडी में, मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मेरा ये अभी भी शक है कि कुछ न कुछ असर बॉडी में हुआ है। और एक बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन जिंदा तो है, लेकिन वो उसके लंग्स जो है वल्नरेबल हो गए हैं उठा करके, टाइम बम लगा हुआ है। हाँ, तो और उसका रिजल्ट दिख रहा है कि भले ही डॉक्टर कुछ भी कहते हैं, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा, यंग लड़का, जवान आदमी है, एक्सरसाइज कर रहा है और अचानक हार्ट अटैक, मर गया। कोई नाच रहा है, अचानक मर गया। तो न्यू नॉर्मल तो है, और ये पूरी दुनिया मारी। मैं जितने साइंटिस्ट लोग से बात करता हूँ बढ़ के, वो भी इसको न्यू नॉर्मल मान रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम अपने यहाँ के छत्तीसगढ़ के वायुमंडल में किसी भी कीमत में प्रदूषण बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। जो इस तरह, उसको भी वो भी हमको मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे यहाँ पे कम से कम जो भारत सरकार का मानक स्तर है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का, उसके नीचे आए, और उसमें भी कार्बन दूर हो जाए। तो इसमें अकेले सरकार हम लोग हर चीज़ सरकार पे, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पब्लिक की है। शुरुआत पब्लिक से होती है कि गाड़ियों का स्मोक टेस्ट का है। पुरानी गाड़ी को बेच के नई गाड़ी खरीदे, अगर आप गाड़ी खरीदने का शौक है, नहीं है तो आप जो क्लबिंग करके चले, बस में चले। दूसरा, घर में खुले में कचरा आप जला रहे हैं, जो एक पान ठेला वाला भी वहीं पर उठा के पन्नियों को इकट्ठा के आग लगा दे रहा है। नगर निगम के कर्मचारी सुबह सफाई करते हैं,
नगर निगम के अधिकारी बस ये देखते हैं कि सफाई हुई कि नहीं हुई, जनप्रतिनिधि वो धीरे से, मैं खुद अपने आँख से देखता हूँ 5 बजे वॉकिंग में एक जगह कचरा धीरे से आग लगा के चले जा रहे हैं। हम कोई नहीं बोलते, वहाँ से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हाफ पैंट पहन के वॉकिंग करते रहते हैं और निकल के चले जाते हैं, कोई बोलता टोकता तक नहीं है। हमें टोकने की आदत ही खत्म हो गई है। तीसरी चीज़, खुले आम मैसिवली कुत्ते पाले जा रहे हैं और उन कुत्तों को सुबह घुमाया जा रहा है, जिसकी वजह से हैवी फीकल मैटर रेजिडेंशियल कॉलोनी में इकट्ठा हो रहा है। प्लस गौशाला होना चाहिए, लेकिन रेजिडेंशियल क्षेत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। आप गौशाला बनाइए, गाय बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाइए। हो ये रहा है कि उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, वो मुनाफाखोरी के लिए काम चल रहा है। तो मैसिवली मवेशी सड़कों में बैठे हुए हैं, वो गोबर कर रहे हैं। अब वो सूख करके गाड़ियां जब उससे गुजर रही हैं, वो ऐसा ऑर्गेनिक कार्बन देता है जो सामान्य जलाने वाले ऑर्गेनिक कार्बन से कई गुना ज़्यादा नमी को सोखता है और कई गुना ज़्यादा गर्मी, सूरज की रोशनी को अवशोषित करके हीट को फैलाता है उस ऑर्गेनिक कार्बन के मुकाबले में जो ऑर्गेनिक कार्बन फैक्ट्री से निकला है। अब सोचिए बात कि कितना भयानक सीन आप पैदा कर रहे हैं। प्लस उसमें एलर्जन भी रहते, क्योंकि फीकल मैटर मतलब एलर्जन है। तो ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार, इसके लिए पब्लिक खुद जिम्मेदार है कि आप मॉडर्न बनना चाहते हैं, आप अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपने जा के कुत्ते खरीद लिए। कुत्ते खरीद के घर में पालने का नज़म तो हमारे यहाँ नहीं था, गाय का था, बकरी का था, कुत्ते का कहाँ से आ गया मैसिवली। और सब बाहर डला रहे हैं। आप जाके देखिए अमेरिका में, यूरोप में कोई ऐसे बाहर में पॉटी नहीं कराता जा करके, कभी आपको कहीं पे बाहर पे कहीं भी पॉटी करते हुए नहीं मिलेंगे जानवर उठा के। तो चालू हम अपने घर से करते हैं कि हमको यहाँ से प्रिकॉशन लेना है। जब हम प्रिकॉशन लेंगे तो हमारी ही बीच में से तो कोई ना कोई लड़का जो नेता बनता है, मंत्री बनता है। तो जब हम सुधरेंगे तो हमारी सरकार भी सुधरेगी, और फिर हमारे में से कोई आदमी फैक्ट्री डालता है तो वो सुधरेगा। ये रायपुर की छतें अक्सर काली हो जाती है सर, वो कार्बन पार्टिकल वजह से। तो क्या जो फैक्ट्रीज हैं उन पे उसको नियंत्रण करें, क्योंकि मशीन नहीं बनी कि भाई जो कोयला जल तो रहा है, गुंगवाना हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, पूरी तरह से ना जल पाना और गुंगवाने की वजह से काला धुआं निकलना, और वो जो पूरा बेक नहीं हो पाता है कोयला, उसकी वजह से चीज़ें होती हैं। तो उसको रोकने की मशीन नहीं है सर? उसकी देखिए, पहली बात तो जो अच्छी भी फर्नेस हो या बुरी फर्नेस हो, रूल ये है भारत सरकार का कि एक तो चिमनी में आपको बैक फिल्टर हाउस और ESP का हाइब्रिड सिस्टम लगाना होगा, ताकि PM 2.5 जो कण है, जो सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए खतरनाक है, वो तो दिखते भी नहीं आँख से, है ना। तो जो दिखते हैं ना आपको, वो तो बड़े पार्टिकल हैं जो आंखों से दिख रहे हैं, वो PM 10 से भी बड़े PM 10 या PM 10 से बड़े हैं। PM 2.5 जो आपके लंग्स तक चले जाता है, वो दिखता भी नहीं है। उनको रोकने के लिए जो सिस्टम आते हैं मार्केट में, उसको लगाना चाहिए। अब ये लगाते हैं तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है, वो करीब थोड़ा महंगा पड़ता है। एक अगर मैं एक रफ आइडिया लगाऊं तो एक दिन का करीब 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है उसमें। एक दिन का फैक्ट्री में। तो इसलिए भारत सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि जैसे स्पॉन्ज आयरन का प्लांट का मामला लें तो 2012 में मैंने अमेरिकन बेस्ट साइंटिस्ट लोग को बुला के यहाँ पे पूरे उद्योगपतियों को जोड़ के मीटिंग कराई थी, और उन्होंने भी समझाया था। और भारत सरकार का नियम भी है कि जैसे कि स्पॉन्ज आयरन प्लांट है, वो 100 टन से कम का स्पॉन्ज आयरन प्लांट फिजिबल ही नहीं है। कि 50 टन का आपने स्पॉन्ज आयरन प्लांट लगा लिया तो आप उतना कमाई नहीं कर पाओगे जो स्टैंडर्ड नियम के तहत कि आपको उसमें बैक फिल्टर हाउस सब कुछ लगाना है। इसलिए भारत सरकार उसकी परमिशन ही नहीं देती है, उसको मना किया। लेकिन आप जाके देखें यहाँ पे 50 टन 75 टन के पावर प्लांट, वो स्पॉन्ज आयरन प्लांट, रोलिंग मिल लगी हुई है। उसके अलावा 25 मेगावाट के 50 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट लग गए, जो तो वो उस आदमी के लिए तो अच्छा है जिस आदमी ने लगाया कि खूब कमा रहा है पैसा, लेकिन वो वहाँ से कंट्रोल करने के लिए लगाएगा तो कमा ही नहीं पाएगा, तो धुआं हम खाएं। तो एंड ऑफ द डे इंसान ये कर रहा है कि बाकी लोग मरते मरे, मैं तो अपनी सिगड़ी जलाऊंगा, मेरे को तो खाना पकाना है। अब सिगड़ी जलाने की बात निकल गई, पूरा मैसिवली यहाँ पे रायपुर में जो स्लम एरिया में सिगड़ी जला रहे हैं। गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना निकाली, उसने कहा कि 200 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि वो बाद में आपके सब्सिडी के फॉर्म में आपके बाद में आएगा। अभी तो आपको 1000 रुपये जो भी उसकी कीमत हो देना पड़ेगा। गरीब आदमी के पास उसके पास जेब में पैसे ही नहीं देने के लिए। मैं खुद, मेरी टीम गई, हमने हाउस होल्ड सॉलिड फ्यूल में काम किया है, अपने ही राज्य में नहीं कई राज्यों में जाके किया, बहुत बड़ा
रिसर्च हमने फाइंडिंग्स पेपर पब्लिश हुआ है हमारा। तो हमने देखा, हमने पूछा वहाँ पे तो सिलेंडर रखा है घर के अंदर में, लेकिन वो उसमें सिगड़ी में जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं? बोले कहाँ से ला के दें 1000 रुपये में। तो हमको 200 रुपये में, जबकि 350 रुपये में था। हमने कहा कि अच्छा आप जो फ्यूल जलाते हो, कंडा लकड़ी या लकड़ी कोयला, कोयले की चूरी के लड्डू, तो ये कितने में आ जाता, कितना आपका खर्चा आता है? उस ज़माने में करीब 2018-20 की बात है। बोले 250-300 रुपये में हमारा, आज 400 रुपये में जाता होगा। हमारे कहने में इसका सही एस्टीमेट करके भारत सरकार को चाहिए कि और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि उस वाजिब दाम पे डायरेक्टली देना। अब ये कान को ऐसे क्यों पकड़ते उठा करके कि पहले तो आप 900 रुपये दो, उसके बाद हम आपके अकाउंट में उतने पैसे आएंगे, बाकी डिफरेंस, ये क्यों कर रहे हैं? आपका मकसद पैसा, आपका मकसद है कि धुआं ना निकले वहाँ से उठा के। तो ये वजह है इसकी कि वहाँ पे वो लोगों ने छोटे छोटे प्लांट लगा लिए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली वहाँ पे ये जो ESPs हाइब्रिड विद बैक फिल्टर हाउस है वो लग नहीं पा रहा, हाइब्रिड ESPs लग नहीं पा रहा। तो ये जो घरों में ईंधन इस्तेमाल होता है सर, इसमें एक तो जंगल की लकड़ियाँ, छोटी लकड़ियाँ लोग इकट्ठा करते हैं, उससे कोयला, कुछ लोग कंडा जलाते हैं, कुछ लोग कोयले के चूरे का बॉल जलाते हैं। जो आपने बताया, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किससे होता है? कंडे से और कोयले से, और सबसे ज़्यादा जहरीला कंडा और कोयला है। मुझे तो आश्चर्य हुआ था कि अब पुरानी जो रिजीम में किसी ने ये स्टेटमेंट दी थी, कंडे का इस्तेमाल करो। हाँ, छेना, है ना, कंडा जो गोबर का कंडा जो होता है, गोबर का भी एक रिसर्च पेपर हम लोगों ने कंडे पे जलाया। उसमें आप यकीन माने बेंजोपायरिन आ रहा है। बेंजोपायरिन टाइप 1 कार्सिनोजेनिक है, बेंजीन निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो फीकल मैटर है पूरा, और उसमें चूंकि ह्यूमन तो नहीं, मतलब जूलॉजिकल बॉडी है, जानवर मवेशी के पेट से आया, फॉस्फोरस रहता है, तो उसकी रिएक्शन की वजह से उसमें से ना बेंजीन और बेंजोपायरिन मिल रहा है। कोयले के चूरी के लड्डू, ये दोनों सबसे जहरीले धुएं निकलते हैं। बेंजोपायरिन से क्या हार्मफुल है बॉडी? बेंजोपायरिन टाइप 1 कार्सिनोजेनिक है, जैसे बेंजीन टाइप 1 कार्सिनोजेनिक है। टाइप 1 कार्सिनोजेनिक अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जो संस्था है, उसने टाइप 1 टाइप 2 ऐसे कैंसर कंपाउंड के बारे में एक पूरी लिस्टिंग जारी की हुई है। टाइप 1 उसको कहते हैं जिससे, जो बिल्कुल पोटेंशियली प्रूवन कार्सिनोजन है, उससे कैंसर होता है। उससे कैंसर होता है। जैसे बेंजीन है, ये जो आप गाड़ी चला के आए, पेट्रोल में जो एंटी नॉकिंग एजेंट बेंजीन मिलाया जा रहा है, तो पहले लेड मिलाते थे, टेट्राइथिल लेड मिलाते थे, अब टेट्राइथिल लेड की जगह बेंजीन मिलाते हैं, क्योंकि लेड से क्या होता था, IQ लेवल डाउन हो रहा था। अब 98 से भारत सरकार ने लेड हटा दिया है, तो अब आप देखें बच्चे लोग कितने इंटेलिजेंट बन गए। अभी नीट का एग्जाम हुआ है, कई लोग 720 ले आते हैं, इतने बच्चे तेज हो गए क्योंकि IQ लेवल हिंदुस्तान के बच्चों का बढ़ गया। लेकिन पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट तो मिलाना ही पड़ेगा, तो इन्होंने मिला दिया बेंजीन कंपाउंड। अब बेंजीन निकल रहा है, अब बेंजीन निकलना चालू हुआ तो आप देखो कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें कोई ना कोई रिश्तेदार कैंसर पेशेंट ना हो। तो सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट तो बेंजीन की वजह से आ रहे हैं। तो बेंजीन, बेंजोपायरिन दोनों टाइप 1 कार्सिनोजेनिक है। तो हमको ऐसी सिचुएशन में, जब इतनी रोड में मैसिव गाड़ियां, हर आदमी गाड़ी चला रहा है, तो कम से कम घर में हम सॉलिड फ्यूल से बचें। अगर आपको बहुत शौक है तो आप लकड़ी जलाइए, जलाऊ लकड़ी इस्तेमाल कर लीजिए आप, या एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यू जला लीजिए, जैसे गांव में रूरल एरियाज में कहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल हाथ जोड़ता हूँ कि आप कंडे से और कोयले की चूरी के लड्डू से बहुत बचिए। और इसमें सबसे ज़्यादा एट रिस्क में जो है ना, वो जो खाना बनाने वाली हमारी ना महिलाएं हैं, और वो गरीब महिलाएं, क्योंकि उनके पास ना ट्रीटमेंट का भी साधन नहीं है, ना उनके पास पैसा है। और आपको मालूम नहीं है कि मैसिवली ऐसी गरीब महिलाएं बहुत ज़्यादा TB या ब्रोंकाइटिस या लंग्स की डिजीज से ग्रसित है। ये हम जिस लैब में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ सबसे आधुनिक लैब है। जी जी। तो ये जनहित के कामों में कैसे इस्तेमाल होती है, सब बताएंगे थोड़ा? यस, ये भारत सरकार की एक स्कीम थी, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पर्स स्कीम। उसका एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसमें 10 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए देते हैं वो। तो हम लोग का बहुत दिन से मेरी चूँकि यही फील्ड ऑफ रिसर्च है, तो हमने अपनी पूरी टीम को तैयार किया। हमारे हेड डिपार्टमेंट प्रोफेसर मानस कांति देव हैं, और हमारे टीचर्स ने मिलके एक प्रपोज़ल बनाया, जिसमें एक था कि हमको ऐसी एडवांस मशीन चाहिए जिसमें हम डायरेक्टली यहीं पे ही हम यहाँ की प्रदूषण की स्थिति का डायरेक्टली अध्ययन कर सकें। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, हम सैंपल लेते थे, सैंपल लाने के बाद उसको हमको यहाँ स्टोर करके रखते थे, फिर स्टोर करके हमको बड़ी बड़ी कूलिंग मशीन में स्टोर करके डीप फ्रीज़र में रखना पड़ता था। फिर हमको बड़ा हाथ पैर जोड़ना पड़ता था। दिल्ली में जो बड़े बड़े रिसर्च लैब हैं CSIR के,
कई बार वो लोग भगा देते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ियों को तो कोई पूछता नहीं है यार, है ना, वो तो बोलते हैं कि बिल्कुल आप लोग बहुत ही रिमोट एरिया के लोग हो। तो हम लोग को कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते थे, संबंध बनाने पड़ते थे, और बड़ी मुश्किल से पैसे देने पड़ते थे, चार्जेस देने, ट्रैवल करना पड़ता था। और हमको जितनी ज़्यादा आंकड़े पैदा करना चाहते थे, उतने ज़्यादा आंकड़े लिमिटेड ग्रांट में नहीं पैदा कर पाते थे। भाई हमारी यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, राज्य शासन तो कुछ पैसा देती नहीं है। अभी भी देखिए लोग रो रहे हैं कि जो BMG थी, A++ ग्रेड आने के बावजूद भी, जो इसी दम पे लाए, इसी प्रोजेक्ट जो हम लेके आए, तो उसके बावजूद भी वो और BMG कट कर दिया उन्होंने। तो एनीवे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारा कहना ये है कि हमारे पास पैसे होते नहीं तो हम अच्छी सॉलिड आंकड़े पैदा नहीं कर पाते थे बड़ी बड़ी मशीनों में, एडवांस मशीनों के लिए। तो और हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, वो ट्रेंड हम भी चाहते थे कि वो ट्रेंड हो, क्योंकि मैं खुद अमेरिका में रहा, पूरी दुनिया गया, तो मेरी भी दिल में हमेशा एक वलवला रहता था कि मैं अपने यहाँ के भी बच्चों को ऐसे इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिटर बनाऊँ। तो हम लोगों को ये मौका मिला, जैसे ही मौका मिला तो हम लोग ने प्रोजेक्ट बना के डाला, और 10 स्टेट की, लगभग 10 स्टेट की 16 यूनिवर्सिटी का कंपटीशन था दिल्ली में, और हम लोग का भी प्रेजेंटेशन हुआ। और हम लोगों ने पूरी बात रखी कि हम सिर्फ न केवल प्रदूषण का मापन करेंगे, बल्कि हम बहुत ही लो कॉस्ट ऐसी डिवाइसेस बनाएंगे जिससे प्रदूषण का, न केवल वायु प्रदूषण बल्कि जल प्रदूषण का मापन वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, एक आम आदमी के लिए भी छत्तीसगढ़ में आसान हो जाए। और तीसरा हम ये काम करेंगे, प्रदूषण को कम करने के लिए, खुसूसन विशेषकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लो कॉस्ट ऐसी डिवाइस बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि प्रदूषण आसानी से रिमूव हो सके। तो प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। जो वायुमंडल में जो खुले में प्रदूषण है, वो तो रिमूव इतनी आसानी से नहीं हो सकता जब तक आप फैक्ट्री को कंट्रोल ना करें। लेकिन ये जो गरीब महिलाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 2011 की जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ का अभी भी 40 से 50 लाख परिवार करीब, हाँ 40 से 50% जो घर हैं वो अभी भी ऐसे ही कन्वेंशनल ट्रेडिशनल चूल्हे या सिगड़ी पे डिपेंडेंट है। ये देश का जो एवरेज है 2011 की जनगणना के हिसाब से, वो उससे वो 23% है, उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये बेचारे सब ऑलरेडी फांक रहे हैं। हम लोग जाके देखते थे, मैंने कहा था ना, हमने सॉलिड फील्ड में काम करते थे, हमने देखा है, और गरीब औरतें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। तो हम लोग को लगता था कैसे करें, तो हमने उनके लिए एक ऐसी सस्ती डिवाइस बनाए जिसको कि बहुत ही कम कॉस्ट में की 500 से 1000 रुपये की, और जाके उनके घर में चिमनी लगा के उसको फिट कर दें, तो धुआं सीधा वो जो चूल्हे से उठे वो खिंच के उसमें जाए, और उसमें पूरे जहरीली गैस उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर वो बाहर निकले, तो वो कम से कम किसी तरह की बीमारी से वो बचाव कम से कम बचाव, ज़्यादा बचाव किया सके, कम से कम प्रभाव पड़े। तो ये प्रेजेंटेशन में जब हमने पूरी बात रखी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी की, तो ये 10 करोड़ की हमको ग्रांट मिली, और उसमें हमने, देखिए इधर पे मैंने आपको दिखाया कि OCC एनालाइज़र उसमें हम लेके आए, DRI मॉडल, इसमें मैंने अमेरिका में काम किया है, और इसमें अब हम पूरे प्रदेश में अपने यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि कार्बन की स्थिति क्या है। हमारे लिए मैक्सिमम सैंपल्स को लेकर के हम लोग अब आराम से यहाँ पे स्टडी कर पा रहे हैं। और हमने यहाँ की स्टडी नहीं, हमने तो अब देश का, जैसे हर बात में बोलते हैं ना, देश के बारे में हमने देश के बारे में भी सोचा। हमने हिमालय पर्वत को पूरा स्कैन मार दिया, कहाँ कश्मीर से लेकर के पूरा गौमुख गंगोत्री से लेकर के जो लास्ट में जेमू ग्लेशियर गैंगटोक तक का पूरा स्कैन लिया कि वहाँ के वायुमंडल में कार्बन क्यों ज़्यादा है। ये शक हमको इसलिए आया कि 2 बड़ी घटनाओं में से केदारनाथ की घटना हुई थी, बहुत लोग मारे गए। उसके बाद कश्मीर में एक बादल फटा तो पूरा कश्मीर घाटी पूरा पानी का डब्बा बन गया, और उसके बाद लगातार हिमाचल में, उत्तराखंड में भयंकर बादल फटने की घटना हुई। हमने इस चीज़ को कॉग्निजेंस लिया, जो वहाँ के लोग नहीं ले रहे हैं। अगर देश की बात करेंगे तो सोनम वांगचुक लगातार इस बात को कह रहे हैं। हम लोगों ने, वो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत घर बन गए, रोड बन गई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसलिए वो गड़बड़ हो रहा है। ये सब सेकेंडरी, प्राइमरी रीज़न जो है वहाँ के वायुमंडल में, ग्लेशियर के ऊपर जो वायुमंडल में कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेटेस्ट फाइंडिंग ये कहती है, मैं आप लोग की इसमें ब्रेक कर रहा हूँ, अब हमारे रिसर्च पेपर जाएगा, कि
हिमालयन ग्लेशियर के ऊपर में गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री, जेमू और ये खासतौर से सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो है वो गौमुख ग्लेशियर है। यहाँ के हवा में, ऊपर में हवा में, सी ग्लेशियर की सीधा ऊपर हवा में जो कार्बन है वो आर्कटिक और एंटार्कटिक के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज़्यादा कार्बन है। और ये कार्बन आ रहा है 3 वजह से। एक इंडियन मॉनसून जो मैंने बताया था, अभी एस आकार से जब हवा चलती है तो ये पूरे देश का जो हवा लेकर के, कार्बन जो हवा लेके मोड़ते हुए सीधा ये पहाड़ों से जब टकराता है हवा, वहाँ पे पूरा जम रहा है, वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है पहाड़ों के ऊपर में। एक ये इसका और बिल्कुल उसमें सबसे ज़्यादा अटैकिंग जगह जो है वो गौमुख ग्लेशियर है, क्योंकि सेंट्रल हिमालय है। एक ये कर रहा है। दूसरा, वहाँ पे मैसिव लोग पहुँच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कल्चरल प्रैक्टिसेस में आग जलाने का काम करते हैं। जिससे आप देखें, जैसे कोई ऑयल जला रहे हैं तो पूरा धुआं निकल रहा है। आप श्रद्धा के बहुत ज़्यादा, आप फूल से भी श्रद्धा डाल सकते हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं हर चीज़ में आप मटेरियल जलाएं उठा करके। और तीसरा जो सबसे खतरनाक कारण है वो है चाइना का, कि चाइना ने जो तिब्बत का एरिया में कब्जा किया हुआ है, वहाँ मैसिवली पावर प्लांट डाल दिया, कोल पावर प्लांट। अब देखो, चाइना से सीखो। चाइना ने अपने लोगों की जान बचाने के लिए, कि वहाँ भी चाइना का बीजिंग भी पहले पूरा धुएं का गुब्बार जैसे दिल्ली दिखता वैसा दिखता था, लेकिन चाइना ने वो सब बंद करके ना सब पावर प्लांट ना ये पहाड़ में लगा दिए उठा करके। कहाँ पे? तिब्बत के पठार में। अब जाके देखो, अब आप कभी भी वीडियो खोल के देखो, लेटेस्ट सीन देखो, पूरा बीजिंग हो, क्या शंघाई हो, गोंगझाओ हो, शियान हो, सब बिल्कुल क्लीन ब्लू स्काई दिख रहा है। तो वो देखो, वो समझ रहे हैं कि हमारी पब्लिक क्यों धुआं फाकेगी, उसने एक जगह चुनी, वहाँ डाल दिया। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सब यहीं फैक्ट्री डाल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। अरे हमारे छत्तीसगढ़ियों को ज़्यादा ना मकान की ज़रूरत है, ना ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत है। यहाँ पे जितना लोहा बन रहा है, भिलाई स्टील प्लांट इतना बड़ा पावर प्लांट है, कितना मिलियन टन बढ़ा दिया है। रेल पटरियाँ पूरे देश में रेल पटरियाँ बनाई जा रही हैं। उसकी वजह से जो धुआं निकला, कभी आप जाइए अपनी लेके, लोगों को भी चाहिए कभी गाड़ी चलाएं, रायपुर के लोग भिलाई जाएं, देखें आजकल ओवर ब्रिज बन गए, वहाँ से पूरा प्लांट दिखता है। धुआं देखिए, पूरा रेड और ब्लैक स्मोक, और पूरा धुआं साल भर हवा की दिशा 8 महीने भिलाई स्टील प्लांट से रायपुर की तरफ रहती है। ये बात याद रखिए। दक्षिण पश्चिम से हवा की दिशा उत्तर पूर्व की तरफ रहती है, पूरा धुआं यहाँ आता है। तो रेल पटरी पूरे देश में बिछ रही है, तो मतलब पूरे देश का डेवलपमेंट के लिए पूरी जिम्मेदारी क्या छत्तीसगढ़ियों ने लेके रखी भाई। और खांसे भी चलो हम ले सकते हैं, लेकिन वो धुआं हम फाके उठा करके। तो इसी तरीके से जब इतने हालात हैं, हाँ, इतने पावर प्लांट हैं, हमारे आज भी 7,000 8,000 बहुत हुआ 10-11 हज़ार मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। उसमें भी अगर रेजिडेंशियल का निकाले ना, तो रेजिडेंशियल में 5-6 हज़ार मेगावाट 7,000 मेगावाट में हो जा रहा है। ये जो 12-15 हज़ार मेगावाट की बात करते हैं, बाकी जो डिफरेंस है ना, ये फैक्ट्रियों के लिए है ना। तो मैं तो नहीं समझता कि अब और फैक्ट्री की ज़रूरत है। अगर हरियाणा में, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हरियाणा में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ लगाओ ना, जाके रोलिंग मिल लगा लो ना, वहाँ पे स्पॉन्ज आयरन प्लांट डाल लो ना। अगर आंध्रा में ज़रूरत है तो वहाँ लगा लो ना। सब कुछ यहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ और मिलता है, आप और भर के लेके जाओ ना, रॉयल्टी दो ना हमारे छत्तीसगढ़ियों को, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए अब तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने सुना, बातचीत के जरिए बहुत कुछ मुझे भी जानने को मिला कि छत्तीसगढ़, रायपुर, भिलाई आसपास के चीज़ों में और विशेष रूप से वायुमंडल पे किस तरह का असर पड़ रहा है। कुछ नीतिगत चीज़ें जिनको सरकारों को सुनना समझना चाहिए, वो भी इस बातचीत के अंदर निकलकर सामने आया है। अगर आप चाहते हैं कोई और सवाल, आपके मन में जिज्ञासाएँ हैं जिसे बाद में सर से पूछा जाए, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप अपने सवाल रखिए, इंटरव्यू कैसा लगा उसके बारे में बताइए, और अपने सवालों को आप रखेंगे तो आगे चलकर फिर हम उन सवालों के जवाब भी सर से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। थैंक यू।